जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड भूगोल के इकाई 1 के खंड ख को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जल संसाधन। यह वीडियो इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग वर्षा जल संग्रहण के बारे में एवं इसके पुनर्चक्रण के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बिहार के सोन नदी घाटी जो परियोजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से संबंधित बाकी के जो वीडियो हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जा कर के आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्षा जल संग्रहण एवं उसके पुनर्चक्रण के बारे में। आप जान चुके हैं कि जल दुर्लभता एवं उनकी निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बन गई है। हम लोग कल और परसों के जो वीडियो में पढ़े थे, पिछले वीडियो में, तो उसमें देखे थे कि जल की कमी जो है और इसका निम्नीकरण जो है वो आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल होने तथा इसके विवादास्पद होने के कारण वर्षा जल संग्रहण एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखे थे कि हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यहाँ पे देश के विकास करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर के आए थे, लेकिन ये परियोजना विफल रहा। इसमें बहुत सारा विवाद है, क्योंकि कल हम लोग देखे थे इसमें बहुउद्देशीय परियोजना में कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं, जिसके कारण ये विवाद का एक मुद्दा बना हुआ है। तो ऐसे में जो जल संग्रहण है, वर्षा जल को संग्रहित करने का, उसको स्टोर करने का जो उपाय है वो सबसे लोकप्रिय बन जाता है यहाँ पे जल संरक्षण के लिए। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रहण ढांचे पाए जाते थे। तत्कालीन भारतीयों को वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। देखिए, प्राचीन काल में भी हमारे देश में जल संग्रहण किया जाता था, जलों को यहाँ कंजर्वेशन किया जाता था। इसका हमें कुछ साक्ष्य मिला है, और यहाँ पे जो भारतीय हैं वो वर्षा पद्धति और यहाँ पे मृदा के जो क्वालिटी है उसके बारे में इन लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे ज्ञान भी था, इसके बारे में भी जानते थे। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके विकसित किए थे। तो ये लोग यहाँ पे जो वर्षा जल है, भौम जल या नदी जल है, इन सभी को उपयोग करने के लिए कई सारे यहाँ पे तरीके को अपनाए थे, जिससे कि यहाँ पे पानी का संरक्षण भी हो और सही से हम इसका उपयोग भी कर पाएँ। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती थी। यहाँ पे दिया गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे गुल, या जिसे हम कुल के नाम से जानते हैं, जो खास करके यहाँ पे जो पश्चिमी हिमालय है वहाँ पे बनाया जाता है। तो ये बना करके जो नदी की पानी है उसे खेतों तक ले जाया जाता था, और वहाँ पे इसका उपयोग सिंचाई करने में किया जाता था। इस तरह के काम प्राचीन काल में भी होते थे। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर करते थे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। तो देखिए, पश्चिम भारत की बात करें, जेका में खास करके यहाँ पे है राजस्थान, तो यहाँ पे लोग जो घर बनाते थे तो घर पे जो छत पे पानी गिरता है बरसात का, तो उसको वो आगे के भविष्य में उपयोग के लिए उसका वो संरक्षण करते थे, उसे बचा करके वो रखते थे। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे भी बाढ़ की स्थिति बनी होती थी, और इस चीज़ को बचाने के लिए वे लोग वहाँ पे बहुत सारे जल वाहिकाएँ बनाते थे और उससे ये सिंचाई के रूप में इसे यूज कर लेते थे। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सके। उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादिन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए, वैसे राज्य भारत के वैसे क्षेत्र जहाँ पे बारिश कम होती है, गर्म क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता था कि बरसात से पहले वहाँ पे गड्ढा खुदाई कर दिया जाता था, और जितने भी बरसात के पानी है वो उस गड्ढे में जा कर के जमा हो जाते थे, और बाद में उस पानी का उपयोग मुख्य रूप से यहाँ पे सिंचाई में किया जाता था। इसी से खेती को पटाया जाता था, पटवन का काम किया जाता था। राजस्थान के जैसलमेर में, जो जैसलमेर है, वहाँ इसे खादिन के नाम से और अन्य क्षेत्रों में इसे जोहर के नाम से पुकारा जाता था। ये इसका नाम रखा गया था। राजस्थान के बिरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में भी किया जाता था। राजस्थान में 2 जगह है, यहाँ पे एक बिरानो, फलोदी है और बाड़मेर है। ये सब जगह हैं बहुत ही गर्म जगह है, यहाँ पे पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं
कि पानी को जमा करके रखते हैं ज़मीन के अंदर, टैंक बना करके, टंकी बना करके, और वहाँ पे जो भी बरसात के पानी आते हैं उसे वो जमा कर लेते हैं और बाद में इस पानी को पेयजल के रूप में भी उपयोग करते हैं, जिसे टाँका कहा जाता है। तो ये जो टैंक बनाते थे ज़मीन के अंदर उसे टाँका कहा जाता है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि टाँका क्या था, तो इसका जवाब दे देना है कि राजस्थान के बीरानो, फलोदी और बारमोर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल को संचित भूमिगत टैंक में जमा किया जाता है, यानी कि ज़मीन के नीचे टैंक बना करके जमा किया जाता था, जिसे टैंक के नाम से, टाँका के नाम से जाना जाता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता था, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कार्य में राजस्थान के एनजीओ तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। मेघालय के शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण आज भी परंपरागत रूप से प्रचलित है। तो देखिए, ये जो टैंक बनता था राजस्थान में, वो मुख्य रूप से आंगन में बनाया जाता था और छत से, वहाँ टैंक बना करके आंगन में छत से आंगन तक पाइप द्वारा इसको जोड़ दिया जाता था। जब बारिश के मौसम आता था, बारिश होती थी, तो बारिश का पानी छत से आकर के पाइप से होते हुए जा कर के आंगन के टैंक में जमा हो जाता था और बाद में वहाँ के लोग इसे पेयजल के रूप में इसका उपयोग करते थे। यहाँ पे एक संगठन है राजस्थान में जिसका नाम है तरुण भारत संघ। ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है कई वर्षों से। इसके अलावा मेघालय के जो शिलांग है, वहाँ पे भी छत से वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। जिस तरह से राजस्थान में किया जाता है वैसे यहाँ भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक तस्वीर दिया गया है, उसमें हम देख सकते हैं ये छत है और इस छत से यहाँ से एक ऐसे पाइप लगा हुआ है। तो ये पाइप इसमें लगा हुआ है, ये वाला छत है और इस छत से एक यहाँ से ऐसे पाइप लगाया हुआ है और यहाँ पे एक टंकी बनाया हुआ है, जहाँ पे यहाँ छत का पानी आएगा बारिश के समय और ये सब इस टंकी में जमा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक टंकी के पास से एक और पाइप गया हुआ है यहाँ, और जो हैंड पंप है उसमें इसे जोड़ दिया गया है और उसके माध्यम से पानी नीचे जा कर के भूमि के नीचे भूमिगत जल के रूप में स्टोर हो जा रहा है और उसके बाद हैंड पंप के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे पानी का पुनर्भरण हो रहा है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे भी एक छत है और इस छत से भी यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है और ये सीधे यहाँ पे जो बेकार कुआं पड़ा हुआ है उस कुएं में पानी को स्टोर किया जा रहा है और इसके माध्यम से ज़मीन के नीचे जाकर के पानी स्टोर हो रहा है, जिसको बाद में यहाँ पे यूज किया जाएगा। जो भी काम है उसमें इसे यूज किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जल का संग्रहण किया जाता था। यहाँ भी इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ से बारिश हो रही है, बारिश के पानी इस छत पे आएगा, उसके बाद यहाँ से एक पाइप के माध्यम से टंकी में जोड़ दिया गया है। सभी बारिश के पानी इसमें आएंगे और यहाँ से होते हुए ये इस टैंक में जमा हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नल लगा हुआ है जहाँ से इस पानी को फिर से यूज किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पानी को यूज किया जा सकता है। ऐसे हम लोग पानी का संग्रहण, वर्षा पानी को बचा सकते हैं। इसके बाद इसमें हम देखें तो इसमें और बेहतर से इसे बताया गया है कि यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश के पानी नीचे आ रही है और यहाँ पे कटर लगाया गया है जिसमें पानी स्टोर होकर के और यहाँ से इस पाइप में गिरेगा और यहाँ से गिर के इस पाइप के माध्यम से ये ऐसे यहाँ आएगा। यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया हुआ है जो पानी की सफाइयाँ करेगा और उसके बाद ये पानी जा कर के यहाँ एक जो टैंक बनाया गया है उसमें जमा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक पाइप लगा दिया गया है जिससे यहाँ से हम लोग इसे अपने गाड़ी को धोने में या जो भी काम है, इधर गार्डन पटाने में, इन सब चीज़ों में इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसको फिर आगे चल के यहाँ पे जोड़ दिया गया है कि हम लोग इसे कपड़ा धोने में या जो टॉयलेट का फ्लैशिंग है उसको करने में हम इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। अब बरसात के मौसम में यदि बहुत ज़्यादा बरसात होगा तो ये जो टैंक है वो पानी से पूरा भर जाएगा। तो उसके लिए भी उपाय किया गया है। यहाँ से एक और पाइप लगाया गया है और यहाँ से एक कुआं बना दिया गया है जो नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो यदि कभी इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये पूरा ओवरफ्लो होगा और ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी इस पाइप से होकर के यहाँ कुआं में आ जाएगा और उसके बाद ये ज़मीन में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे रेन वाटर को संरक्षण किया जा सकता है, इसको बचाया जा सकता है। इस तरह से हम इसे बचा सकते हैं।
पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास से इस क्षेत्र को 12 मासी पेयजल उपलब्ध होने के कारण यहाँ वर्षा जल संग्रहण की उपेक्षा हो रही है, जो खेदजनक है। परंतु कुछ घरों में आज भी टांका उपलब्ध है। देखिए, पहले यहाँ पे पानी की कमी थी, जिसके कारण ये लोग अपने आंगन में टांका बनाते थे और वहाँ पे पानी स्टोर करके उसको भविष्य में यूज करते थे। लेकिन बाद में जब यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर को बना दिया गया तो इन लोगों को 12 महीना पानी अब उपलब्ध हो जाता है और इस कारण से अब ये लोग वर्षा जल संग्रहण नहीं करते हैं, इसको ये करने में सक्षम नहीं, इसकी उपेक्षा करते हैं, इसको नीच नज़र से देखते हैं, जो कि बहुत ही दुखदाई बात है। ये खेद की बात है कि जब नहर नहीं था तो लोग इसे स्टोर करके पीते थे। आज जब वो नहर की व्यवस्था हो गई है तो वो वर्षा जल संग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन अभी भी राजस्थान के कुछ घर हैं जहाँ पे टांका उपलब्ध है, जहाँ पे बारिश के पानी स्टोर किए जाते हैं। अन्यथा मुख्य रूप से यहाँ पे जो वर्षा जल संग्रहण है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है राजस्थान में भी। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथुर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है, जो जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। यहाँ पे कर्नाटक में मैसूर जिला जो है वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है गंडाथुर और वहाँ के लगभग 200 घरों में वर्षा जल संरक्षण के लिए यहाँ पे काम किया गया है। वो छत से बारिश के पानी को स्टोर करके रखते हैं, उसको बचाते हैं और ये एक बहुत अच्छा काम है। ये ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। इनके ढांचों की जानकारी यहाँ पे चित्र में पीछे दिखाया गया था। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संग्रहण एवं पुनर्चक्रण किया जा रहा है। तो ये सिर्फ राजस्थान या कर्नाटक में ही नहीं, बल्कि जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, ये सब जो राज्य हैं, इन सभी राज्यों में आज वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है और जल संरक्षण पर काम किया जा रहा है। इसको बचाया जा रहा है और फिर से इसको उपयोग में लाया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे काम भी हो रहा है वर्षा जल संग्रहण का। अब हम लोग पढ़ेंगे सोन परियोजना का एक अध्ययन करेंगे, जो बिहार के सोन नदी है उस पर जो ये बनाया गया है उसके बारे में। स्वतंत्रतोपरांत भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई। नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना की संज्ञा दी गई, जिससे पर्व में चर्चा की गई है। पूर्व में चर्चा इसमें हम लोग किए हैं। बिहार में भी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई है, जिनमें से 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं: सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि यहाँ पे जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने देश के आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए, जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो यहाँ पे विकास करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजना लाए थे। नदी पे बांध बनाने के उनका विचार यह था कि बांध बना करके हम आर्थिक रूप में आगे बढ़ सकते हैं, सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए वो यहाँ पे नदी पे बांध बनाना शुरू किए थे। इस बांध से हम लोग को बहुत सारे फ़ायदे हो रहे थे, इसलिए इस योजना को बहुउद्देशीय परियोजना नाम रखा गया था। यह देश के अलग अलग राज्यों में किया जा रहा था। इसमें से बिहार भी है। बिहार में भी बिहार के नदियों पे 3 नदियों पर यहाँ पे परियोजना को बनाया गया, ये योजना लागू किया गया, जिसमें से एक सोन नदी है, एक गंडक है और एक कोसी है। इन तीनों नदी पे बांध बना करके यहाँ पे पानी को स्टोर करके अलग अलग चीज़ों में इसको उपयोग किया गया, जिसे हम लोग सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे सोन परियोजना के बारे में पढ़ेंगे कि इससे हम लोग को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना भी है। ये परियोजना जो है बिहार की सबसे पहली और सबसे प्राचीन परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। यानी कि जो सोन नदी घाटी परियोजना है, ये 1874 में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये लाया गया था, ताकि यहाँ के भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचित करके उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसमें डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। पूरब की नहर से पटना, गया और औरंगाबाद जिले के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। तो देखिए यहाँ पे डेहरी के पास जो डेहरी ऑनसन है, वहाँ से 2 छोटी यहाँ पे 2 नहर निकाले गए हैं, जो एक पूरब दिशा की ओर जाते हैं और एक पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं। और यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 130 किलोमीटर है। 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूरब में जो नहर निकाला गया है वो
यहाँ के 3 जिलों से मुख्य रूप से गुजरता है, जिसमें पटना है, गया है और औरंगाबाद है। तो इन 3 जिलों तक नहर को बिछाया गया है और इससे इन तीनों जिलों के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को पटाया जाता है, सिंचित किया जाता है। इस नहर की पश्चिमी शाखा से 3 उपशाखाओं का निर्माण हुआ है। पहली शाखा भोजपुर तथा दूसरी शाखा बक्सर जिले को सिंचित करती है। तीसरी शाखा का प्रभाव चौसा क्षेत्र में है। इस प्रकार ये त्रिशाखाएँ रोहतास, बक्सर और भोजपुर तीनों जिलों को प्रभावित करती है। तो जो पूरब में निकाला गया था डिहरी से पूरब दिशा की ओर, वो पटना, गया और जो औरंगाबाद है उन जिलों से होकर के गुजरती है। वहाँ के जो भूमि है उसको सिंचित किया जाता है। और जो पश्चिम की ओर गए थे वो 3 भाग में बढ़ जाते हैं आगे चल के, और ये वहाँ के जो भोजपुर जिला है, आरा जिला है, बक्सर जिला है और जो रोहतास जिला है, इन 3 जिलों में यहाँ पे भूमि को पटाने का काम इससे किया जाता है। तो यहाँ के जो भूमि है उसको इन नहरों की मदद से सिंचित किया जाता है। तो पूर्वी नहर से पटना, औरंगाबाद और गया जिला के क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है और जो पश्चिमी नहर है उससे रोहतास, बक्सर और भोजपुर जिले को भूमि जो है वहाँ उसको सिंचित किया जाता है। तो इस सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो जो पूर्व वाली जो नहर है जो पटना गया की तरफ आता है वो भी लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है और जो पश्चिम की ओर नहर है वो भी लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो इससे हम लोग को ये फायदा हो जाता है। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के विकास के लिए भी एक बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व मिल सकेगा और साथ ही 450 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकेगा। यद्यपि इसके स्रोत 3 राज्यों के अधीन है, जिसमें बिहार, झारखंड की समवंती सहमति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की सहमति अभी भी प्रतीक्षित है। तो देखिए, एक यहाँ पे जलाशय है जिसका नाम है इंद्रपुरी जलाशय योजना। बिहार के विभाजन से पहले इसका यही नाम था, लेकिन जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तब इसका नाम कदवन जलाशय योजना रख दिया गया है। इस योजना के विकास के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, इस पर बात चल रहा है। इसमें समस्या ये है कि ये 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर ये बांध, ये जो योजना है वो सफल रहा तो इसमें हम लोग को भूमि संचित करने में तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे इस जलाशय से हम लोग 400 मेगावाट तक बिजली का भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इसमें 3 राज्य शामिल है, जिसमें बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश है। तो बिहार और झारखंड इस बात के लिए तो तैयार हो चुके हैं कि ये योजना आना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश से अभी बात चल रही है। अगर वो भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाए तो यहाँ पे ये हम लोग के लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ होगा। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस योजना को क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सशर्त सहमति दे दी है। तो बिहार सरकार ने यहाँ पे इसके लिए एग्री हो गया है, वो इस चीज़ के लिए सहमत है। इसके अंतर्गत NHPC इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा तथा जल संसाधन विभाग जल की आवश्यकता अनुसार इस नहर प्रणाली की सिंचाई हेतु संचालन भी कर सकेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को बिजली का भी उत्पादन इससे होगा और दूसरी तरफ इससे हम लोग सिंचाई भी कर पाएंगे। NHPC संबंधित राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल आयोग इस परियोजना को स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है। इस पर बात चल रहा है कि इसको जल्द से जल्द इस योजना को लागू किया जाए और इस चीज़ को लाया जाए। इस परियोजना का बिहार जल विद्युत परियोजना द्वारा भी प्रबंधन कार्य प्रगति पर है। तो जो बिहार जल विद्युत परियोजना है वो भी इसके लिए सहमत है, जो NHPC है वो भी सहमत है। इसके अलावा जो केंद्रीय जल आयोग है, ये सभी लोग इस चीज़ के लिए सहमत हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, इससे बहुत सारा फ़ायदा है। तो इस पर अभी काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त भी बिहार अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं जिसके विकास की आवश्यकता है। तो इसके अलावा बिहार में और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जिन पे बात की जा रही है कि उन पे भी बांध बनाया जाए और वहाँ से भी विद्युत वगैरह उत्पादन किया जाए, मछली पालन में उसका उपयोग किया जाए। जो भी बहुउद्देशीय परियोजना है बिजली सब उत्पादन करने में, वो सब काम इससे किया जाए। तो यहाँ पे कुछ नाम दे दिया गया है, जैसे कि दुर्गावती जलाशय परियोजना है, ओकरा बाद क्यूल जलाशय परियोजना है, बागमती परियोजना है, बरनार जलाशय परियोजना है। तो ये सब हैं। अगर इन सभी को विकसित कर दिया जाए तो यहाँ पे ये सिंचाई में भी काम करेगा और साथ ही साथ यहाँ पे इससे बिजली उत्पादन भी किया जा सकता है। तो ये सब कुछ काम हैं जो अभी सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है।
अगर ये सब हो जाए तो बिहार के लिए अच्छा है। तो हमारे इस चैप्टर में इतना ही था। आज हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। हम लोग अब अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।